हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं घूमने गया था बाहर पूजा के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे। तो उसके लिए मैं कोपेनहेगन वाला मैच और जो शेफील्ड वाला मैच था उसको लेके भी बातें नहीं कर पाया, और बहुत जितने भी सारे मेजर मैचेस हुआ उसको लेके भी बात नहीं कर पाया। लेकिन मुझे मालूम था कि कल आफ्टर डर्बी जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो मेरा मूड कैसा होगा। मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, हालांकि इतना दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया था जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत रहा था। लेकिन देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि कल के मैच में हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग वो ब्रेंटफोर्ड वाला मैच से लेके जितने भी सारे मैचेस हम लोगों ने जीते हैं वो सारे के सारे मैचेस में एक भी मैच में हम लोग अच्छा फुटबॉल नहीं खेले। हम लोगों का ब्रांड ऑफ फुटबॉल कुछ था ही नहीं। हम लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बदौलत, या फिर आप कह सकते हो कि हम लोगों का लक हम लोग के साथ रहा, तो इसलिए हम लोग वो रिजल्ट अपने फेवर में ग्राइंड कर पाए। तो ये बात सच्चाई है और ये मुझे मालूम था। तो इसीलिए मुझे ये भी मालूम था कि कल के मैच में अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी हम लोग लक के भरोसे या फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस के भरोसे मैच नहीं जीत सकते। क्योंकि अगर देखिए, जैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ओनाना ने पेनल्टी सेव किया, या फिर मैक्टोमिने ने वो गोल स्कोर किया, या फिर शेफील्ड के अगेंस्ट में डेलो ने वो गोल स्कोर किया, तो कल वाले मैच में अगर हम लोग ऐसा कोई गोल स्कोर कर भी देते, जो कि हाफ टाइम से बिल्कुल पहले मैक्टोमिने के पास एक चांस आया था, या फिर हाफ टाइम के बाद जब मैच रिज्यूम हुआ सेकेंड हाफ में मार्कस राशफोर्ड के पास एक चांस आया था, जो एक बढ़िया सा लॉफ्टेड थ्रू बॉल दिया था एरिक्सन ने मार्कस राशफोर्ड को। तो उस चांस से भी हम लोग अगर गोल स्कोर कर देते फिर भी हम लोग मैच हारते, क्योंकि हम लोग वही एक चांस ही क्रिएट कर पाए थे, वो भी हाफ चांस। मतलब पूरे मैच में मुझे याद ही नहीं कि कौन सा ऐसा एक श्योर शॉट चांस हम लोग क्रिएट किए जिससे देख के आप बोल सकते हो कि हाँ, इसमें गोल स्कोर करने का चांस आपका 99% था। ऐसा कोई चांस हम लोगों ने क्रिएट किया ही नहीं। हम लोग जो 2-3 चांस क्रिएट किए उससे ज्यादा से ज्यादा चांस हाफ चांस ही था, और एक था राशफोर्ड वाला जिसको आप कह सकते हो कि 60-40 या 70-30 ऐसा कुछ चांस था जिससे राशफोर्ड को स्कोर करना चाहिए था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी के चांसेस को देखो तो दे हैव क्रिएटेड 7 बिग चांसेस, मतलब उनमें से 3 चांस तो ओनाना श्योर शॉट गोल जो है वो सेव किया, हालांकि का हैट्रिक को भी उसने रोका। अगर ओनाना ये सारे सेव्स नहीं करता तो कल वाला मैच का जो स्कोर लाइन है वो पिछले सीजन में जो लिवरपूल वाला एनफील्ड वाला जो स्कोर लाइन था 7-0, वैसा ही ह्यूमिलेटेड हो सकता था। तो इसीलिए मेरा कल वाला मैच से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बदौलत या फिर खराब फुटबॉल खेल के भी अपने लक के बदौलत आप मैच जीत सकते हो। लेकिन वो मैच आप जीत सकते हो टीम्स अगेंस्ट टीम्स लाइक शेफील्ड, कोपेनहेगन, ब्रेंटफोर्ड, लेकिन मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम के अगेंस्ट में वैसे घटिया फुटबॉल खेल के आप मैच नहीं जीत सकते। ये बात फैक्ट है। इसीलिए कल वाला मैच जब शुरू हो रहा था तब भी मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। मतलब मैं ये भी सोच नहीं रहा था कि किसी तरह से अगर हम लोग मैच ड्रॉ भी कर पाते हैं तो भी चलेगा। मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ जब आपका आधा से ज्यादा टीम ना हो, मतलब आपका जब डिफेंस जो लाइनअप है वो अगर आपका फर्स्ट चॉइस डिफेंस ना खेल रहा हो, तो आप छोटे छोटे टीम के अगेंस्ट में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में आप कैसे कोई रिजल्ट निकालेंगे? ये एक्सपेक्टेशन रखना ही मतलब गलत है। तो इसीलिए तो अगर आप लोग कहें कि इसलिए अगर एक्सपेक्टेशन आप ना रखो तो उसके बाद अगर मैच में खराबी खेलो और उसके बाद मैच हार जाओ तो आपको दुख नहीं होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा? हाँ, वो सब लगेगा, लेकिन क्या है कि मूव ऑन करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि मैं एक मेंटल प्रिपरेशन लेके बैठा था, जब दोपहर से इंडिया का मैच देख रहा था तो इंडिया का हालत जब पहले खराब था, लेकिन उसके बाद जब मैच में हम लोग वापसी किए और हम लोग जीत गए तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था कि चलो आज दिन में 2 ही मैच, मेरा 2 टीम है, एक इंडिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों ही अगर हार जाते तो कल मंडे मेरा पूरा ही खराब हो जाता। तो दोनों में से एक मैच तो हम लोग श्योर शॉट जीतेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके तब भी मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, और जब मैच शुरू हुआ तो उसके बाद तो देखने को मिला कि हाँ, जो मैं सोच के रखा था वही हुआ। मैं इससे बदतर सोच के रखा था, लेकिन उतना बदतर नहीं हुआ। स्कोर लाइन पे मैच पे हुआ, मतलब मैच पे हम लोग बुलिड हुए हर तरफ हर जगह पे। वो तो ओनाना ने ऐसा एक परफॉर्मेंस डाल दिया कि इसलिए स्कोर लाइन जो है वो 3-0 हुआ। लेकिन अगर आप स्कोर लाइन देखो 3-0, वो भी मैनचेस्टर सिटी के लिए मतलब
बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विनिंग है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड आफ्टर दैट 6-1 डिफीट, जो कि आपका हुआ था 2012 में। मतलब 11 साल होने को है, 11 साल में ये हम लोगों का बिगेस्ट डिफीट है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो ये चीज में अगर आप एक्सप्लेन करने जाओ कि हाँ कहां कहां पे गलतियां हुई है, तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि गलती सिर्फ एरिक टेन हैग का नहीं है, गलती सिर्फ प्लेयर लोगों की नहीं है, गलती हमारे लक का भी नहीं है, और गलती सिर्फ ओनर्स की भी नहीं है या फिर मैनेजमेंट की भी नहीं है। गलती सबका है, सबका इक्वली प्रोपोर्शनेट गलती है। ये सारे जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं या फिर जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम लोग खेल रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ मैचेस में हम लोग खराब खेल के भी जीत गए, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, वो बार बार नहीं होगा। वो छोटे टीम के साथ हो सकता है, लेकिन आगे जाते हुए भी ऐसा होगा, ये मुझे बहुत ही डाउटफुल लग रहा है। क्योंकि अगर देखिए कोई टीम अगर अच्छा कर रहा है, जैसे कि न्यूकैसल जैसा टीम जो अच्छा कर रहा है, तो वो अच्छा का जो मतलब जो उसका जो क्रेडिट वो सिर्फ मैनेजर का या प्लेयर के नहीं है, वो सबका है। मतलब ऑन एंड ऑफ द फील्ड जितने भी सारे डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बिहाइंड द सीन्स चीजें हो रही है, वो आपका टॉप मैनेजमेंट लेवल में हो, वो आपका क्लब का स्ट्रक्चर हो, वो जो भी हो, जितने भी सारे डिसीजंस बिहाइंड द सीन ले रहे हैं न्यूकैसल के लोग, वो सारे लोगों का ही एक कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन का जो रिफ्लेक्शन आपको ऑन द पिच देखने को मिल रहा है। जब आपका क्लब अच्छा खेल रहा है तो उसमें इस सारे लोगों का ये कंट्रीब्यूशन रहता है, और जब आपका क्लब अच्छा नहीं कर रहा है इन अ कंसिस्टेंट बेसिस ऑन सेवरल मैचेस थ्रू आउट द सीजन, और जब सीजन शुरू हुआ, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन शुरू हुआ, 15 मैच हो गए, उसमें आप 7 मैच पहले ही हार गए, तो यही चीज दिखाता है कि हम लोग का ऑन एंड ऑफ द फील्ड जितने भी सारे डिसीजंस हैं वो सारे अभी तक गलत है या फिर वो काम नहीं कर रहा है। और हम लोग का जो बिहाइंड द सीन जितने भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो आपका टॉप मैनेजमेंट से लेके एकदम ग्राउंड स्टाफ तक, सारे के सारे जितने भी सारे कंट्रीब्यूशन हैं वो सही कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, या फिर वहां पे बहुत सारी चीजें लैक हो रहा है, और उसी चीज का रिफ्लेक्शन हम लोग को दिख रहा है हर एक दिन पिच पे, वही हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप कह नहीं सकते कि प्लेयर का ही सब दोष है या फिर टेन हैग का ही सब दोष है, सबका ही दोष है, और सबका ही जो अगर आप मेजर करो तो सबका जो शेयरिंग है उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे लगता है कि ये चीज अभी कंटिन्यू होगा। अभी भी क्लब का जो ओनरशिप को लेके भी जो भी चीज चल रहा है उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं आया, वो भी एक ट्रांजिशन फेज में है। तो जितने भी सारे मैनेजमेंट के लोग हैं, जितने की सारे टीम के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, उनको खुद को ही मालूम नहीं, इंक्लूडिंग प्लेयर्स, कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसका फ्यूचर क्या है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपके बॉस को भी कुछ चीजें मालूम नहीं है रिगार्डिंग द टॉप मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द एसोसिएटेड स्टाफ्स, तो आपको भी नॉर्मल है कि आपको भी मालूम नहीं होगा वो सारी चीज, उसमें आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं होगा। तो जब तक ये सारा क्लैरिटी ना हो तब तक ना आपका बॉस परफॉर्म कर पाएगा, ना आप प्रोजेक्ट में डिलीवर कर पाओगे। तो यही चीज हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, जब तक जिम रैडक्लिफ का जो जितने भी सारे प्रोसेस हैं वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक हम लोगों का जो टॉप मैनेजमेंट के लेके जो हायरार्की है उसमें हर एक लोगों का फ्यूचर सबको मालूम नहीं पड़ जाता, जब तक सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं आ जाता कि हाँ गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का प्लान ये है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्लब में रहेंगे, ये लोग नहीं रहेंगे, तब तक ये जो मिजरी है ये मिजरी कंटिन्यू होगा। हाँ, ये मिजरी थोड़ा बहुत कम हो सकता है अगर हम लोग का जितने भी सारे इंजर्ड प्लेयर हैं वो अगर धीरे धीरे टीम में वापसी कर पाए, तो एरिक टेन हैग जो फुटबॉल खिलाना चाह रहा है फ्रॉम द बैक वो थोड़ा बहुत खिला सकते हैं। क्योंकि अगर देखें इसमें एरिक टेन हैग का जो गलती है वो है कि एरिक टेन हैग का जो स्टबर्ननेस वो एरिक टेन हैग को थोड़ा कम करना होगा। पिछले सीजन में पहले 2-3 मैच में हम लोग कोशिश किए थे प्लेइंग फ्रॉम द बैक, वो नहीं हुआ। उसके बाद साफ साफ एरिक टेन हैग क्या किया, शिफ्ट कर दिया कि टीम में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनके स्ट्रेंथ पे हम लोग खेलेंगे। तो काउंटर अटैक में हम लोग खेल रहे थे और रिजल्ट निकाल रहे थे। लेकिन इस सीजन में एरिक टेन हैग पहले से ही एडमेंट है, जब वो ओनाना को लेके आए उसके बाद ही, कि हम लोगों को
प्लेइंग फ्रॉम द बैक ही खेलना है। हम लोग प्लेयर के स्ट्रेंथ में नहीं खेलेंगे। हम लोगों को एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम, नया सिस्टम बिल्ड करना है और उसके लिए जो हो। लेकिन वही चीज इंप्लीमेंट करने के टाइम पे हम लोग का इतना सारा प्लेयर्स, जो मेन जो सेंटर बैक प्लेयर्स हैं, जिनके प्रोफाइल है, जैसे लिसांड्रो मार्टिनेज प्रोफाइल है प्लेइंग फ्रॉम द बैक, हैरी मैग्वायर या फिर आपका विक्टर लिंडरलॉफ, इनका नहीं है। तो इसीलिए ये सारा चीज एरिक टेन हाग के ऊपर बैकफायर कर गया और उसके बाद एरिक टेन हाग को अपना स्टबर्ननेस साइड में रख के उसके बाद एरिक टेन हाग को ये टैक्टिक्स चेंज करना चाहिए था, प्लेयर के स्ट्रेंथ के ऊपर ही खेलना चाहिए था। लेकिन अभी टीम में ऐसा एक सिचुएशन है कि जो प्लेयर के ऊपर एरिक टेन हाग ट्रस्ट कर रहा था और जो प्लेयर डिलीवर कर रहा था, जैसे कैसेमीरो, जैसे ब्रूनो, जैसे राशफोर्ड, इस सीजन में जाते हुए ये सारे प्लेयर भी डिलीवर नहीं कर रहा है। इसलिए एरिक टेन हाग का इन लोगों के ऊपर से वो ट्रस्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत चला गया। तो एरिक टेन हाग का अभी सिचुएशन क्या है कि वो अगर इन सारे प्लेयर्स के स्ट्रेंथ में, जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल है, उसके ऊपर बेस्ड करके भी अगर मैच खेलना चाहे तब भी मैच से नेजल नहीं निकाल पा रहे हैं। और अगर प्लेइंग फ्रॉम द बैक जो सिस्टम एरिक टेन हाग इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो सिस्टम के हिसाब से भी हम लोग खेलना चाह रहे हैं, तो वो प्लान भी बैकफायर कर रहा है। तो इसलिए एरिक टेन हाग क्या कर रहा है, इसलिए एरिक टेन हाग एक चांस ले रहा है कि स्कॉट मैकटोमिनी जैसा प्लेयर जो पिछले कुछ मैचेस में गोल स्कोर कर रहा है, जो कि हम लोग का हाईएस्ट गोल स्कोरर है, तो ऐसे एक प्लेयर को आउट ऑफ नोवेयर विदाउट एनी टैक्टिक्स सिर्फ मैच में खिला रहा है, ताकि अगर कोई ऐसा चांस या मौका उसको मिल जाए जहां से वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बदौलत एक गोल स्कोर कर दे। तो इसके ऐसे प्लेयर्स के भरोसे आप तो मैच नहीं निकाल पाओगे ना, ऐसे बड़े टीमों के अगेंस्ट में, ऑर्गेनाइज टीमों के अगेंस्ट में। अगर आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में पूरा सेटबैक कर जाते हो ये सोच के कि आप मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम को कंटेन कर पाओगे, तो ये आप बहुत ही गलत हो। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का जो ट्रेडमार्क है वो यही है कि वो उन लोगों को पता है कि कौन से फुटबॉल खेल के कौन से डिफेंस को अनलॉक करना होता है, और वही वो लोगों ने किया। आपके नाक के नीचे से सारे डुअल्स जीत के, वैसे भी मिडफील्ड में आप बुलिड होते हो छोटे टीम के अगेंस्ट में, तो मैनचेस्टर सिटी में जहां पे रॉड्री खेल रहा है, बर्नार्डो सिल्वा खेल रहा है, फिल फोडेन खेल रहा है, वहां पे तो आप बुलिड हो गए। तो वही चीज हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एरिक टेन हाग को अपना स्टबर्ननेस थोड़ा कम करना होगा, ब्रूनो को उसका नेचुरल पोजीशन में लाना होगा नंबर 10 में, मैकटोमिनी को बेंच पे वापस से बिठाना होगा। अगर मैच में कोई भी टैक्टिक्स आपके फेवर में नहीं जा रहा है, उसके बदौलत भी उसके बाद भी हम लोग मैच हार रहे हैं, तो तब आप लास्ट के 5-10 मिनट के लिए मैकटोमिनी को लाइए पिच में, अगर वो कुछ ऐसा वैसा कर दे। लेकिन उसी के भरोसे आप पहले से ही मैकटोमिनी को टीम में इंक्लूड करके आप ये चीज नहीं कर सकते। अगर आप देखें एरिक टेन हाग ये चीज ब्रेंटफोर्ड वाला मैच के बाद से हर एक मैच में एरिक टेन हाग यही चीज कर रहा है, मैकटोमिनी को खिला रहा है और ब्रूनो को राइट हैंड साइड में पूरा वेस्ट कर रहा है। आप एंटोनी को खिलाओ, आपका ही तो साइनिंग है ना, 100 मिलियन खर्चा करके आप एंटोनी को लाए, तो आप एंटोनी को राइट साइड से खिलाओ, ब्रूनो को उसके नेचुरल पोजीशन में खिलाओ। अगर राशफोर्ड नहीं काम कर रहा है तो राशफोर्ड को हटा के वहां पे गर्नाचो को लाओ, हॉयलैंड को सामने खिलाओ। लेकिन नहीं, आप मैकटोमिनी को खिलाने के चक्कर में जब सेकेंड हाफ में आपको लगा कि माउंट को भी खिलाना चाहिए, तो आपका जो ओनली सीडीएम था अमराबाद, उसको ही आप निकाल लिए अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी। तो कैसे चलेगा? ये सारा चीज एरिक टेन हाग के लिए एक लर्निंग है, इसको बदलना होगा। जब तक हम लोगों का ये जो नेवर एंडिंग इंजुरी लिस्ट है वो खत्म नहीं होता, तब तक, जब तक कैसेमीरो नहीं है, जब तक आपके पास लूक शॉ नहीं है, लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं है, राफेल वारान, आपको नहीं लग रहा है कि राफेल वारान लास्ट सीजन की तरह मैच फिट है, तब तक आपको ये सारा स्टबर्ननेस थोड़ा साइड में करना होगा। इसीलिए बहुत सारे फैंस तो एरिक टेन हाग आउट कर रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। एरिक टेन हाग को अभी भी बहुत सारा टाइम चाहिए इस टीम को स्टेबलाइज करने के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स को डिलीवर करना होगा। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एरिक टेन हाग का जो अथॉरिटी था लास्ट सीजन में टीम के ऊपर, ड्रेसिंग रूम के ऊपर, वो अभी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज है, एक कि एरिक टेन हाग के पास प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो प्लेयर्स
आपका पिच में डिलीवर नहीं कर रहा है तो आप उसको बिठा के किसको खिलाएंगे ये आप नहीं जानते। और इसी चीज के लिए मुझे लगता है कि प्लेयर लोगों के अंदर भी एक चीज वापस से डेवलप हो गया कि अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूं फिर भी मुझे मौका मिलेगा फर्स्ट 11 में। तो यही दो चीज हो रहा है एक साथ। तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो है कि ड्रेसिंग रूम में जो एरिक टेन हाग का जो रूथलेसनेस था, जो ऑथोरिटी था, वो कहीं पर भी खो रहा है। और उसके साथ साथ एरिक टेन हाग का खुद का जो स्टबर्ननेस है वो भी बहुत सारा इफेक्ट कर रहा है टीम के ऊपर। आपको मालूम है कि आप जो फुटबॉल खिलाना चाह रहे हो वो फुटबॉल आपका टीम नहीं खेल सकता क्योंकि वो ऐसा प्लेयर नहीं है आपके पास। और उसके बावजूद अगर आप चाहते हो कि प्लेयर की स्ट्रेंथ पे खेल के काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेले तो वो चांस अगर आपका टीम क्रिएट भी कर रहा है फिर भी आपका टीम वो चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहा है। वो तो छोटे टीम के अगेंस्ट में ही फिनिश नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम के अगेंस्ट में आप वैसे चांसेस बड़ी करेंगे। और उसके साथ साथ तो आप बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहे हो कि जो लोग आउट ऑफ द ब्लू गोल स्कोर करके मैच में रिजल्ट ग्राइंड कर रहे हैं उनको अगर मैं 90 मिनट तक पिच पे खिला दूं तो वो शायद कुछ कर दे। तो ऐसे भरोसे आप मैच नहीं जीत सकते। उससे अच्छा है कि जो प्लेइंग 11 आपको चूज करना चाहिए, जो टैक्टिक्स आपको दिखाना चाहिए अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, उस पे आप स्टिक करो। कि कल जब मैच शुरू हुआ तो आप विक्टर लिंडेलॉफ को क्यों शुरू किया? आप विक्टर लिंडेलॉफ के जगह पे रेगियोन को स्टार्ट दो क्योंकि वो उसका नेचुरल पोजीशन लेफ्ट बैक है। आप आमराबाद को क्यों सेकंड हाफ में निकाल रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि माउंट को लेना चाहिए तो आप माउंट को ले आओ, आप मैकटोमिनी को हटा दो। आप हॉयलैंड को क्यों हटा रहे हो सामने से? अगर आपको चाहिए कि गार्नाचो को लाना है तो आप रशफोर्ड को हटाओ, गार्नाचो को लाओ। तो ये सारा चीज, और ब्रूनो को आप पहले ही नंबर 10 रोल में खिलाओ। राइट हैंड साइड पे पेलिस्ट्री है, राइट हैंड साइड पे आपका एंटोनी है, इन लोगों को आप खिलाओ। मतलब मुझे लगता है कि एरिक टेन हाग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है कि अगर एरिक टेन हाग बाय द कन्वेंशन, बाय द रूल अगर टीम उतार रहे हैं पिच पे तब भी टीम परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसीलिए एरिक टेन हाग इतना सारा ट्विक्स कर रहा है इन बिटवीन द मैच। यहाँ पे मुझे और एक पॉइंट ऐड करना है कि लास्ट सीजन में जब ऐसे बहुत सारे मैचेस हो रहा था, जब वो मैच का जो सिचुएशन है वो हम लोग की फेवर में नहीं जा रहा था, तो तब एरिक टेन हाग का इन मैच मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। एरिक टेन हाग जब भी कोई प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो बेंच से आके गोल स्कोर कर रहा था। लास्ट सीजन में हम लोग ही एक ऐसे लौते टीम है इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स बेंच से आके गोल स्कोर करके मैच जिता रहे थे या फिर मैच से पॉइंट निकाल पा रहे थे। इस सीजन में जाते हुए वो चीज भी आपका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप इन द मैच मैन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है कंपेयर टू द लास्ट सीजन। तो ये सारा चीज हो ही सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ही एरिक टेन हाग आउट करते रहो। हम लोगों को एक चीज मालूम है कि हम लोगों का लास्ट वाले सीजन में जो टीम जो स्टेबल था, जो फर्स्ट 11 था, उसमें से अगर कोई एक प्लेयर ड्रॉप आउट हो जाता है तो हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत डीप हो जाता है। और अभी वो सारे प्लेयर्स जो फर्स्ट 11 में थे वो भी डिलीवर नहीं कर रहा है, तो हम लोग का परफॉर्मेंस घटिया तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मैं दूं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे कि, लेकिन फिर भी मैं लास्ट के 23 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉलो कर रहा हूं। मैं हर एक मैच मोर और लेस देखता हूं, देखने की कोशिश करता हूं। हर एक मैच के ऊपर मैं बहुत सारा पढ़ाई भी करता हूं। तो मेरा जो मानना है, मुझे ये चीज मालूम है कि हम लोग यूरोप में कुछ नहीं कर सकते, हम लोग चैंपियंस लीग में कुछ नहीं कर सकते। अगर राउंड ऑफ 16 चले भी गए हम लोग क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं। पिछले 10 साल में हम लोग कुछ उखाड़े हैं? कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जा सकते हैं क्वार्टर फाइनल तक, लेकिन उसमें भी मैं कहूंगा इस सीजन में वो लगभग नामुमकिन है। तो इससे अच्छा आप चैंपियंस लीग से बाहर हो जाओ, आप यूरोपा में भी मत जाओ, क्योंकि अगर आप यूरोपा में भी जाते हो तो भी आपका फिक्सचर कंजेशन आएगा। और ऐसे एक स्क्वाड को लेके अगर आप वैसे फिक्सचर कंजेशन में चले जाते हो तो फिर आप लीग तो आप भूल ही जाओ। टॉप 4 या टॉप 5 फिनिश नहीं होगा, टॉप 10 फिनिश होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो मिड वीक में मैच है ना न्यूकैसल के साथ कैराबाओ कप में, ये मैच भी अगर हम लोग हार जाते तो मुझे कोई दुख नहीं है। ये अच्छा होगा कि अगर हम लोग कैराबाओ कप से हार जाते हैं, चैंपियंस लीग से बाहर हो जाते हैं, तब हम लोग
ईपीएल में और एफए कप में अच्छा खेल पाएंगे, फोकस्ड होके खेल पाएंगे, हम लोग के प्लेयर्स को भी वो रेस्ट मिलेगा ताकि हम लोग ईपीएल में परफॉर्म कर पाए और अगले साल की चैंपियंस लीग की तैयारी करें। तो यही पॉइंट मेरा है। लेकिन फिर भी ये चीज भी है कि अगर आप कोई मैच खेलने जा रहे हो तो आप तो ऐसा सोच के नहीं जाओगे कि हाँ आज मुझे मैच हार के ये टूर्नामेंट से बाहर होना है। तो यू विल ऑलवेज गिव योर लेवल बेस्ट और यू विल एटलीस्ट ट्राई टू गिव दैट लेवल बेस्ट। लेकिन वही चीज हो रहा है, आपके पास तो वो स्क्वाड नहीं है। जो स्क्वाड था वो भी स्लिम स्क्वाड ही था पहले, और अभी उस के अंदर से भी बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर है, बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत सारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है। तो इस टाइम पे जाते हुए अगर आप सारे कंपटीशन में compete कर रहे हो, वो भी टिल जनवरी, फरवरी या मार्च तक, तो भाई आपका ऐसे इश्यूज तो आते ही रहेंगे और आपका इंजरी लिस्ट भी कभी खत्म नहीं होगा और आपका जो मिजरी है वो सारे टूर्नामेंट्स में एक साथ चलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका सारा ही जितने भी सारे कंपटीशंस में आप हो सभी खत्म हो जाएगा। उससे बेहतर ये होगा अगर हम लोग यूरोप से टोटली आउट हो जाए तो हम लोग एटलीस्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कब तक हम लोगों का जो टेक ओवर वाला जो सिचुएशन है वो पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद जितनी भी सारे रिशफलिंग होना है हायरार्की में वो सारा चीज कंप्लीट होता है। इसमें मुझे लगता है जनवरी तक ट्रांसफर विंडो तो आ ही जाएगा। तो जनवरी तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ अच्छा खेल सकते हैं। हाँ, एक दो मैच में अगर अच्छा खेले कोई छोटे टीम के अगेंस्ट में वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जनवरी तक कैसे भी करके ईपीएल में आप टॉप 10 या टॉप 8 में आपको रहना है, इधर उधर पॉइंट्स निकाल के। उसके बाद आफ्टर जनवरी थोड़ा बहुत अगर हम लोग को कुछ साइनिंग्स मिलता है, जैसे सांचो की जगह पे कोई प्लेयर ऐसा अगर कुछ मिलता है या फिर कोई डिफेंडर, तो हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर जनवरी मेरा तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस सीजन में। मैं एकदम ही माइंड बना के बैठा हूं कि इस सीजन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई भी कंपटीशन में एकदम जीरो। तो देखते हैं आगे जाके और कितना दुख दर्द सहना पड़ेगा हम लोग को इस सीजन में। और इसी के साथ मुझे लगता है ये वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहिए और कोई टैक्टिकल एनालिसिस और कोई चीज में मुझे बात नहीं करना। जितना भी सारे फ्रस्ट्रेशन था और जितने भी सारे फैक्ट्स था वो सभी मैं इस वीडियो में निकाल दिया। अभी आपके ऊपर, आप लोगों का जितने भी सारे ओपिनियंस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है। मैं जो कहा कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोप से टोटल बाहर हो जाता है और हम लोग का थोड़ा थोड़ा करके जितने भी सारे इंजर्ड प्लेयर हैं वो अगर वापसी करते हैं टीम में, तो क्या हम लोग लास्ट वाले सीजन में जो थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलने की कोशिश किए थे और थोड़ा बहुत रिजल्ट निकाल रहे थे वो चीज क्या रिपीट कर पाएंगे या नहीं। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।